जी, Good वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning, good sir. evening. Good morning, sir. Good evening, sir. पहुंच गए? हाँ, Good evening, sir. अभी तो धीरे 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 सब आ रहे हैं ना। हाँ, अभी तो सब जने पूरे नहीं आए भाई। कने खंबा सर। Good evening, sir. नमस्कार, Good evening, नमस्कार। Good evening. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय जिनेंद्र, नमस्कारम, नमस्ते। वणक्कम, वणक्कम भी बोलते हैं, साउथ में वणक्कम बोलते हैं, पता है? Yes, sir. हाँ, क्या लिखा है इसने? अच्छा, टिल्लू ने लिखा है। ओह, थैंक यू सो मच। टिल्लू तो ग्रेट है यार। Sir, तो जय जिनेंद्र गुजरात वाले लोग बोलते हैं ना? ये जय जिनेंद्र बेटा अपने जैनी से बोलते हैं ना, जय जिनेंद्र। अरे जेठालाल बोलता है ना यार। तो वही ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल बोलता है। मारवाड़ी लोग बोलते हैं, गुजराती लोग भी बोलते हैं। अपने को हाँ तो वही ना बोले गुजराती। एक्चुअली उन लोग गुजराती है ना, वो जो तारक मेहता में जो है, जेठालाल। तारक मेहता में वो जय जिनेंद्र। हाँ इसीलिए था। वो क्या बोलते हैं, दया है ना, उन लोग बोलते हैं ना जय जिनेंद्र। तो बस मैंने हे माता जी, क्या कहती थी वो? हे माँ माता जी, ऐसे। हे माँ माता जी। हे माता जी। सर सोनम उन लोग के बहुत क्लोज है लगता हैं? नहीं ऐसे नहीं है। है। तो तुम भी सोनम उन लोग के तो, बहुत क्लोज है लगता है। जतिन आप भी तो हो। चलो, अच्छा ये बात है क्या? सब लोग देखते हैं, फेमस है वो। अच्छा चलो ये बताओ, कल का टेस्ट कैसा किया भाई? अच्छा था टेस्ट बढ़िया हुआ, गलतियां हुई खूब? सर। पता है जो आंसर सही भी होता है ना, तो वो उसमें जब मैंने रीचेक किया तो वो इनकरेक्ट दिखा रहा था। क्यों, ऐसा क्या है? सर कुछ आंसर सही थे लेकिन फिर भी उसमें इनकरेक्ट ही लिखा था। तो आप इससे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सर से बात कर ले, कोई ऐसी बात होगी तो चेक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप अगर लगता है आपको करेक्ट है तो चेक करके देखो, है कि नहीं? सर कई तो क्वेश्चन नहीं बना, है जी? कई क्वेश्चन नहीं बना केमिस्ट्री में। सर मेरे पास बहुत टाइम का भाव था कल में, अच्छा। टाइम के कारण भी तो बहुत सारे आप क्वेश्चन। आप चेक करके देखना। हाँ यस, तो अपन अब आगे शुरू करें मैकेनिकल। यस Yes, sir. यस सर। हाँ जी सर, तो सबसे पहले ये क्या लिखा इसने? प्रांजल क्या कह रही है बेटा? सर ऑप्शन में भी गलती थी। अच्छा, ऑप्शन में गलती थी, तो एक बार चेक कर लेना क्या क्या है, बताना, मेरे को भेजना, तो देखेंगे कहाँ हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अपन देख लेंगे बेटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, करेक्शन हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग कर रहे थे, याद कीजिए, अपन ने आरएस सिस्टम कंप्लीट किया था, और मैंने आपसे कहा था आरएस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी डेफिनेशन का बेस बनेगा। मतलब जिस बच्चे को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करनी है, उसको आरएस सिस्टम आना जरूरी है। तो आपको पूरा आरएस सिस्टम आ गया, आपको डैश एंड वेज में भी आ गया, एंड फिशर प्रोजेक्शन में भी आ गया। तो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, एक बार चेक कर लेना। आपने फिशर प्रोजेक्शन के अंदर दो केस लिए थे, एंड फिशर प्रोजेक्शन में भी दो केस लिए थे। पहला केस क्या था? नंबर 1, ये केस नंबर 1, चौथी प्रायोरिटी डैश पर, और दूसरा केस था चौथी प्रायोरिटी डैश पर नहीं। इसी तरह से इसके केस नंबर 1 में चौथी प्रायोरिटी इस लॉन्गिट्यूडल एक्सिस पे चाहे ऊपर चाहे नीचे, और जबकि इसमें चौथी प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर। ये आपके पास एक टोटल केस था जो अपन ने कंप्लीट किया, ये वाला। इसको मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूं। इन सबको सॉल्व करने के लिए सिर्फ रूल करना जरूरी है। तो चारों में कॉमन फैक्टर है कि हम कायरल सेंटर पर लगे हुए चारों सब्सिक्वेंट, चारों प्रतिस्थापियों के एटॉमिक नंबर या सिप रूल से 1 2 3 4 डिसाइड करेंगे। अब इस वाले केस में क्या था कि अगर चौथी प्रायोरिटी डैश पर हो तो क्लॉकवाइज रोटेट करने पर 1 से 2 से 3 की ओर जाने पर 1 से 2 2 से 3 क्लॉकवाइज हो तो R, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो S। और सेम इसके लिए भी कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें भी चौथी प्रायोरिटी का टॉप या बॉटम हो तो बिल्कुल सेम आंसर। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी चौथी प्रायोरिटी नहीं है, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करनी है, सिंगल
इंटरचेंज यानी कि एक अल्टा पल्टी, तो आपको अल्टा पल्टी करनी है तो अल्टा पल्टी करने से आर आएगा तो एस हो जाएगा और एस आएगा तो आर हो जाएगा। और यहां पर हमें कोई अल्टा पल्टी नहीं करनी है, सिर्फ आर आए तो एस और एस आए तो आर, ये सारा कंप्लीट हो गया। ये अपन कर चुके हैं अपना आर एस सिस्टम। और चेक कर लीजिए हमने जो दो दो कार्बन के, तो क्या मैंने कोई होमवर्क दिया था? नो सर। नो सर। नो सर। मतलब अपन सारे के सारे आंसर निकाल सकते हैं अगर दो दो का एरर आ जाए तो मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर अपन डिस्कस करते हैं। देखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया है लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो ये जो इस समय मैंने आपके सामने टार्ट्रिक एसिड लिया है, आप गौर से देखो इस टार्ट्रिक एसिड में सबसे पहला क्या होता है कि जब भी आपको लगे कि किरैल कार्बन के नंबर ज्यादा हो रहे हैं तो पहले तो ये डिसाइड करना शुरू करो कि हम कौन से नंबर के कार्बन पे काम कर रहे हैं। तो हमको लंबी चेन चूज करनी है। तो लंबी चेन अगर अपन देखें तो ये आईयूपीएसी रूल से लंबी चेन होगी। इसका मतलब अगर यहां से होते हो तो इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, और यहां से होते हो तो इसका नंबर 2, इसका नंबर 3। तो यहाँ पर अपने पास 2 और 3 पहले लिख लिया। अब शुरू करते हैं अपन कार्यक्रम। कैसे? आप यहाँ पर खड़े हो जाइए। अब यहाँ खड़े होते हो तो चेक कीजिए, इसको टच कर रहा है O, इसको टच कर रहा है C, इसको टच कर रहा है H और इसको टच कर रहा है C। तो आप चेक कीजिए इस समय टॉप प्रायोरिटी कौन है? इनमें कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है? OH फर्स्ट है। नंबर 1। और अब इस कार्बन और इस कार्बन में कंपेयर करें तो बराबर, तो इसका अगला O तो इसका भी अगला O, इसका अगला फिर O लेकिन इसका अगला C, तो इसलिए ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो जो मैंने पिंक कलर में लिखा है ये इस कायरल कार्बन का चारों पार्ट हो गए सिर्फ रूल से। और अब आप चेक करके देखो कि चौथी प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए जो आंसर आएगा उसको पलट देंगे पर। तो चलते हैं अपन 1 से 2 से 3, तो ये 1 से 2 से 3, इसका मतलब आपका रोटेशन आ रहा है एस, लेकिन चौथी प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल होने के कारण आंसर पलट गया। तो यहाँ पर आंसर आ गया आर। अब यहाँ खड़े हो जाइए। अब यहाँ खड़े होते हैं तो चेक करते हैं इस जगह खड़े होने पर, चौक चेंज कर देता हूँ, ये लीजिए साहब इस जगह खड़े हो गए अपन यहाँ पर, इस जगह पर। अब इससे कनेक्ट हो रहा है O, इससे कनेक्ट हो रहा है C, इससे कनेक्ट हो रहा है H, इससे कनेक्ट हो रहा है C। चारों को चेक करते हैं तो ये OH अगेन आपका 1। कार्बन और कार्बन को कंपेयर करोगे बराबर, तो कार्बन के बाद अगला O, तो इसके कार्बन के बाद भी अगला O, इसके पास फिर O लेकिन इसके पास C, तो इसका मतलब इस समय ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। तो आप चेक कीजिए 1 से 2 से 3, तो 1 से 2 से 3 तो अपन गए S। तो S का आपका, अब S आपका कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अब चेक करो चौथी प्रायोरिटी लॉन्गिट्यूडनल है, इधर जो आंसर आया S वो S ही रहेगा। तो आंसर हो गया 2R3S। आगे अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने लायक है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। नोट करने लायक क्या है, पहले उसको नोट कर लीजिए। आप पहले ये पॉइंट नोट कर लो इस एग्जांपल का, फिर मैं आगे बताता हूं। इसमें लिखिएगा if molecule is symmetrical। सिमेट्रिकल का मतलब यहां पर है numbering from both sides are equal,
numbering from both sides are equal. If molecule is symmetrical, that means numbering from both sides are equal. So R dominant over X. ये पॉइंट नोट कर लीजिए पहले, फिर बताऊंगा इसका क्या मतलब है। पहले नोट कर लीजिए, अब इसको स्नैपशॉट कर लीजिए इस पेपर। यदि किसी मॉलिक्यूल में दोनों तरफ से नंबरिंग एक जैसी हो तो इसको बोलते हैं सिमेट्री, यानी इधर से भी वही नंबर आ रहा है, इधर से वही नंबर। तो ऐसी कंडीशन में R को प्रायोरिटी मिलेगी, S को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। जैसे ये वाला केस आया, देखो बताता हूं मैं आपको। अब आपको कैसे, तो मैं बताता हूं। सोचिए अगर किसी बच्चे ने यहां से नंबरिंग देखी होती, जैसे अभी इस समय मैं इसको 2 मान रहा हूं और इसको मान रहा हूं 3, लेकिन कोई बच्चा कहता नहीं सर मैं तो यहां से एंट्री कर रहा हूं, मेरे लिए तो ये 2 है और ये 3 है, तो वो बच्चा लिख देता 2S और 3R। तो देखो वो बच्चा कहता सर मैं भी तो सही हूं, मैं यहां से चला तो मुझे पहले S मिला फिर R मिला, तो इस समय वो बच्चा गलत हो जाता, ये बच्चा सही होता। तो क्यों गलत होता? क्योंकि इस समय ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को गौर से देखो तो नंबरिंग चाहे यहां से लेकर यहां तक चलो, चाहे नंबरिंग यहां से लेकर यहां तक चलो, हर बार नंबरिंग एक जैसी आएगी। और जब नंबरिंग एक जैसी आए और एक किरेल पर R आ रहा हो, एक किरेल पर S आ रहा हो, तो प्रायोरिटी R को देनी चाहिए, जिससे कि पहले R लिखा जाए। ये केस आपको ऐसे लेना है। अगर आपको समझ में आ गया तो बोलिए यस और नो। यस सर। क्लियर? सर तो ध्यान रखना, ऐसा अपने को सिर्फ तभी करना है जब सिमेट्रिकल दोनों तरफ से इक्वल आ रहा हो। जैसे ये इक्वल कैसे, मैं आपको क्लियर कर दूं इसका पिक्चर। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को नॉर्मल लिखूं तो देखो ये मॉलिक्यूल ये है, ये देखो ये मॉलिक्यूल है। अगर आप यहां से नंबरिंग देते हो तो इसको 2 मिलेगा, इसको 3। और अगर आप यहां से नंबरिंग देते हो तो इसको 2 मिलेगा, इसको 3। तो जब कभी भी आपको लगे कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, S पहले नहीं लिखना, R हमेशा पहले लिखना है, कि जो उसका नंबर भी कम काउंट होगा। चलिए साहब, जब ये बातें समझ में आ गई तो आज मैं एंट्री करने जा रहा हूं कॉम्पिटिटिव लेवल पर एक ट्रिकी मेथड या एक फास्ट टेक्निक। तो हेडिंग डाल लीजिए स्पेसिफिक पॉइंट अबाउट R एंड S। ये लीजिए बेटा, अब की बार अपना हेडिंग डालने जा रहे हैं स्पेसिफिक पॉइंट अबाउट R एंड S। R S का विशिष्ट बिंदु। अब R और S के विशिष्ट बिंदु क्या है? शॉर्टकट। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूं जिसका मतलब समझना। जैसे इस बिंदु में सबसे पहले A, इस बिंदु का नाम है inversion of configuration। या एक मिनट, पहले रिटेंशन ले लेता हूं। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है विन्यास समान रहना। इसको कहते हैं विन्यास समान रहना। अब मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा, मैं आपको हिंट देने जा रहा हूं, समझना। आज के बाद आपकी मेहनत को कम करना, यानी आपकी मेहनत कम हो और सटीकता ज्यादा हो, तो ऐसा हमने ट्रिक निकाली है। वो ट्रिक क्या, समझना। यदि आज के बाद आपके सामने कोई मान लो फिशर प्रोजेक्शन आ जाए और यहाँ लिखा हो 1, यहाँ लिखा हो 2, यहाँ लिखा हो 3, यहाँ लिखा हो 4, तो आपको अच्छी तरह पता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। तो सोच के देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा। मैंने मान लो ये वरीयता बता दी या प्रायोरिटी बता दी 1 2 3 4।
तो सोच के देखो, आपका सिप रूल तो मैंने पूरा कर दिया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, 1 से 2 से 3 चलो। तो आप 1 से 2 से 3 चले तो आपका रोटेशन आ गया R। तो क्या इसका आंसर R लिखा जाए कि S लिखा जाए? एस ऐसे लिखा जाए। क्योंकि इसका रीजन आपके पास है, क्योंकि चौथी प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है, लॉन्गिट्यूडनल पर नहीं है। नहीं है। इसका मतलब अगर 36 पर चौथी आती है तो जो आंसर आता है उसको पलट दो, तो R आया तो आंसर हो गया S। ये तो बस सब जानते हैं। यस ये सर। आज मैं आपको टेक्निक देने जा रहा हूं। देखो ये कि पेपर में हम अपनी मेहनत कैसे बचाएंगे। यदि पहला पॉइंट, यदि 90 डिग्री से एक अंतर परिवर्तन हो, यदि 90 डिग्री से दो अंतर, दो का मतलब हो गया सम, अंतर परिवर्तन हो, अदला बदली। पहला पॉइंट। दूसरा, यदि 180 डिग्री से दो यानी कि सम अंतर परिवर्तन हो। और तीसरा मैं रुक के बताऊंगा आपको। तो देखो मैंने जो बोला उसका मतलब मैं पहले क्लियर करता हूं। क्या, यदि इस मॉलिक्यूल में ये डिग्री है 90, तो यदि मैं 90 डिग्री से कोई भी दो अंतर परिवर्तन कर दूं तो विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसको टेक्निकली बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप कहोगे कैसे? जैसे सोचो मैं 1 और 2 को देखूं तो देखो 90 डिग्री पे लगे हुए, इधर 1 और 4 देखो 90 डिग्री पे लगे हुए, इधर से 4 और 3 देखो 90 डिग्री पे लगे हुए, इधर 2 और 3 आपके 90 डिग्री पे लगे हुए। तो कोई भी दो 90 डिग्री को पकड़कर आपस में बदल दो। जैसे मैंने क्या किया, 2 को मैंने 1 से बदल दिया। देखो ये सब यहाँ पर जो 2 था उसको 90 डिग्री पे यहाँ लिया और 1 वाले को यहाँ लिया। तो इसको कहते हैं सिंगल अदला बदली। लेकिन हमें करनी है 2 या सम। तो अब दूसरी अदला बदली देखो मैंने ये कर दी। देखो तो मैं यहाँ पर ले आया 3 और यहाँ पर ले आया 4। तो यदि आज के बाद आप या एग्जामिनर दिए गए फिशर प्रक्षेपण में यदि 90 डिग्री से 2 या सम संख्या में अंतर परिवर्तन करते चले जाओ तो बिना सोचे जो कॉन्फ़िगरेशन इसका था वो आप छाप सकते हो। आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात को वापस समझ लेना, ये ट्रिक है अपने आप में कि यदि एग्जामिनर कोई फिशर प्रक्षेपण सूत्र दे, कोई फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे और आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया और फिर एग्जामिनर अपने ऑप्शन में उसमें 90 डिग्री से परिवर्तन करे तो चेक कर लेना 90 डिग्री के कितने परिवर्तन हुए। यदि वो सम संख्या में हुए, हालांकि हमेशा होंगे 2 ही, लेकिन वर्ड वो यूज करेगा सम यानी कि इवन, तो हमेशा ध्यान रखना कॉन्फ़िगरेशन में कभी चेंज नहीं आता। अब आप चेक करके देख लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी भी एस ही है। देखो कैसे 1 2 3, देखो ये एस। आपकी मर्जी है उतने एग्जांपल बनाओ इसके। अब जैसे सपोज करो आप कहते हो सर इसकी जगह पर मान लो इन दोनों को बदल दूं, तो देखो 2 को 3 से और 1 को 4 से बदलता हूं। तो मैंने 2 बार बदला, तो मैंने देखो 2 को 3 से बदल दिया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ पर आ गया 3। इन दोनों को मैंने चेंज किया तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1। तो अगर मैंने सम संख्या में 90 डिग्री से चेंज किया है तो चेक करके देखो कॉन्फ़िगरेशन अभी भी वही का वही है। तो सम संख्या करने पर कभी भी विन्यास बदलता नहीं है। मैं 2 बार करूं, 4 बार करूं, 6 बार करूं, 200 बार करूं, हर बार कॉन्फ़िगरेशन एस का एस ही रहेगा। लेकिन ध्यान रख लेना हमेशा चेंज आपको 2 या सम में करना है। अब वही पॉइंट दूसरा आ जाए, यदि हमें कोई दिया गया हो फिशर प्रक्षेपण और हम 180 डिग्री से उसमें इंटरचेंज करते हैं। 180 कैसे? ये देखो 2 को 4 से पलट दो, ये देखो ये लीजिए मैंने क्या किया
ये 180 डिग्री से घुमा दिया, 180 डिग्री से घुमाया तो देखो 2 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ आ गया, एक बार हुआ। और ये 180 डिग्री, देखो ये 180 डिग्री, तो यहाँ पर आपका 3 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। तो अगर आपको लग जाए कि सम परिवर्तन हुए हैं तो आप बिना सोचे समझे विन्यास वही का वही छाप दो जो यहाँ लिखा। तो मेरी 2 बातों को अच्छी तरह समझ लेना। नंबर 1 कि यदि दिए गए अभिविन्यास, दिए गए स्ट्रक्चर में यदि हमें 90 डिग्री से सम परिवर्तन मिले, यदि हमें 180 डिग्री से सम परिवर्तन मिले, तो तुरंत समझ जाना विन्यास में कभी कोई चेंज नहीं होता, आर का आर ही रहता है, एस का एस ही रहता है। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है एक प्रतिस्थापी को सर आज बेटा पहले इसको पूरा सर कर ये लो। जो 180 डिग्री से जो पहले मैं पूरा कर लो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक प्रतिस्थापी को फिक्स करके अन्य 3 या अन्य तीनों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अंतर परिवर्तित कर दिया जाए, करने पर इसका मतलब आपका ये पॉइंट है कि यदि हम इन 4 सब्सिक्वेंट में से किसी एक को फिक्स कर दें और बाकी 3 को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इंटरचेंज कर दें, तब भी आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। आप कहोगे कैसे? जैसे सोच के देखो, इस पॉइंट को मैं यहां समझा रहा हूं। ये देखिए यहां पर मैंने क्या करा, चौथे को फिक्स कर दिया, तो चौथे को चौथे की जगह लिख रहे हैं। अब जो बाकी 3 बचे उन्हें या तो क्लॉकवाइज घुमा दो। अब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 1 2 की जगह 2 3 की जगह 3 1 की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर तो घूम के आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2। तब भी चेक करो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो आपने क्या किया, मेरी बात को वापस समझ लेना। चारों में से किसी एक को फिक्स कर दिया, जैसे इसको फिक्स कर दिया, और बाकी तीनों को एक दूसरे से क्लॉकवाइज में बदल दिया, तो भी विन्यास नहीं बदला। बच्चा कहता है सर आप तो एंटी क्लॉकवाइज बदलो। जैसे मैंने चौथे को फिक्स कर दिया, देखो ये चौथा, अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो 3 2 की जगह 2 1 की जगह 1 यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2। तब भी आप चेक करो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। अब आपको मैं अपनी बात को नट शेयर कर देता हूं, पूरा खत्म हो गया। क्या पॉइंट बोला मैंने, वापस समझ लो। यदि आज के बाद एग्जामिनर पेपर में आपको कोई फिशर प्रक्षेपण दे और उसके आंसर में वो क्या करें, 90 डिग्री से इवन चेंज करें या 180 डिग्री से इवन चेंज करें या किसी एक को फिक्स करके बाकी 3 को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अंतर परिवर्तित कर दे, तो हमेशा विन्यास जो था वही सब में बना रहेगा। इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी विन्यास का वही बना रहना। अब बोलो, इस पर बेस में क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इसको स्नैपशॉट कर दीजिए, फिर आपकी प्रॉब्लम लूंगा मैं। Sir, please explain in English also. यस, एक्सप्लेन करता हूं बेटा। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दैट मींस no change in configuration. That means if any Fisher projection compound evenly interchanged by 90 degree, then always remember configuration should be similar, configuration should be same, and that is called retention of configuration. अर्थात दिए गए किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में यदि 90 डिग्री से इवन चेंज कर दिए जाएं तो कभी भी कॉन्फ़िगरेशन बदलता नहीं है। एस होता है तो एस ही रहेगा। इसी तरह से यही बात अगर मैं बोलूं 180 डिग्री के लिए, तो वो भी अगर इवन बार चेंज किए जाए, इफ एनी गिवन फिशर प्रोजेक्शन मॉडल evenly interchanged by
180 degree, then always remember configuration will remain same. इसका मतलब यदि आपने 180 डिग्री से इवन इंटरचेंज कर दिया है तो आपका हमेशा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। इसको कहते हैं टेक्निकली रिटेंशन, बने रहना। और यही बात यहाँ पर बोली कि इस चारों में से कोई भी एक को फिक्स कर दो और बाकी तीन को घुमा दो, इंटरचेंज कर दो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तब भी कॉन्फ़िगरेशन सेम बना रहता है। अब ये जो तीन बातें मैंने बोली हैं, उन तीनों बातों को एक एग्जांपल से प्रूव करता हूं, देखना। पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, हो गया? यस सर। ये लो सब। अब देखो इस बात को मैं क्लियर करता हूं। अभी तो मैंने इसको नंबर से क्लियर किया है, अब आप बकायदा इसको एग्जांपल से चेक करेंगे। देखो अब देखो एग्जांपल से कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये Cl, ये Br, ये F और ये I, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लो। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। निकला आंसर? यस सर। यस। तो आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने को जब एग्जामिनर ने आपसे कहा तो आपने सबसे पहले सिप रूल लगा के प्रायोरिटी डिसाइड की। तो I का नंबर हो गया फर्स्ट, Br का नंबर हो गया सेकेंड, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इसके मुकाबले थर्ड, और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी फोर्थ आ गई लॉन्गिट्यूडनल। अब आप अपनी गाड़ी को घुमा दो 1 से 2 से 3, तो 1 से 2 से 3, ये रहा 1, ये रहा 2, तो 1 से 2 और ये 3। तो आपने एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, लेकिन चेंज नहीं करना क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी लॉन्गिट्यूडनल है। तो इसका आंसर हो गया S। समझ में आ गया? अब आप सोचिए 90 डिग्री इवन कर दो, 90 डिग्री इवन, 180 डिग्री इवन, और ये मैंने कर दिया फिक्स 1। अब देखो तीन केस है, आपकी चॉइस पर। अब आपकी मर्जी है, किन्हीं भी दो 90 डिग्री वालों को बदल दो, कोई भी दो 90 डिग्री जो आपको पसंद हो। जैसे देखो Cl Br एक दूसरे के 90 कहते हैं, 90, तो इसको इससे बदल दो, या इसको इससे बदल दो, या इसको इससे बदल दो, या इसको इससे बदल दो, कुछ भी हो सकता है, आपकी चॉइस है, लेकिन 90 डिग्री पे होना चाहिए वो सिचुएटेड। तो जैसे सोचो इस समय मैंने I और F को बदल दिया, तो देखो I और F को बदलता तो I यहाँ पर आ गया और F यहाँ पर आ गया। देखो 90 डिग्री से बढ़ता है, तो ये हो गया एक बार, लेकिन करना इवन है। अब ये दोनों बच गए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पर आ गया Br और यहाँ पर आ गया Cl। तो अब की बार यदि हमें ऑप्शन में ऐसा स्ट्रक्चर मिले और हम देखते समझ जाए कि सर ये जो इंटरचेंज हुआ है, देखो दिख ही रहा है कि Br यहाँ जाता दिख रहा है, ये Br यहाँ से यहाँ है, तो हमें तुरंत समझ जाएगा 90 डिग्री से है। फिर हम I को देखेंगे तो I को दिख जाएगा, देखो I नीचे उतरा है, F से इंटरचेंज करते हमें पकड़ में आ जाएगा कि हमने दो बार 90 से इवन इंटरचेंज किया है। तो आंसर निकालने की जरूरत नहीं, ऐसा घुमाने की जरूरत नहीं है, इसे देखकर सीधा ही ट्रांसफर कर दो S। तो आपकी मेहनत बच गई और ये आपकी प्रैक्टिस पे धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा। अब आपकी चॉइस है, कितने भी इवन इंटरचेंज करो, लेकिन 90 से करते जाओ तो सबका आंसर S S S S S ही रहेगा। अब यही बात ध्यान, 180 डिग्री इवन इंटरचेंज, ये 180 डिग्री क्यों, ये पूरा यूं पलट गया क्योंकि ये 180 डिग्री, तो आपने यूं पलटा। अब Cl को F से इंटरचेंज कर दो, देखो ये रहा, तो यहाँ F आ गया, यहाँ Cl आ गया, और ये एक और इंटरचेंज कर दो, Br यहाँ आ गया और I यहाँ आ गया, तो आपने 180 डिग्री से इवन यानी दो बार चेंज कर दिया। तो अब कॉन्फ़िगरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, बिना सोचे समझे यहां से उठा के चिपका दो। ये है मेरा पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब तीसरा पॉइंट, फिक्स एनी वन, इनमें से किसी एक को भी फिक्स कर दो, चॉइस है आपकी।
तो जिसमें आपकी इच्छा उसको फिक्स कर दो। जैसे मैंने बी आर को फिक्स कर दिया, तो देखो मैंने बी आर को फिक्स कर दिया, देखो ये। अब जो बाकी 3 बचे उन्हें अल्टा पल्टी कर लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे मैं क्लॉकवाइज करता हूं तो एफ चल के यहाँ आ जाएगा, आई चल के यहाँ आ जाएगा, सीएल चल के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर सीएल, यहाँ पर एफ, यहाँ पर आई। तो देखो इसको देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि बी आर अपनी सही जगह पर है। और बाकी 3 को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आई ऊपर जा रहा है, देखो ये, इसका मतलब आप क्लॉकवाइज चल रहे हो। आई सीएल की जगह, सीएल एफ की जगह, एफ आई की जगह। तो आप बिना सोचे समझे एस लिख, तो यहाँ जो आपकी जो दोबारा की मेहनत थी वो बच गई। अब आपके पास एक लाइन तैयार हो गई कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन एनी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला व्हेन we rotate or interchange evenly by 90 degree, by 180 degree, and fix any one, and remaining 3 rotate by clockwise or anti-clockwise, then always retention of configuration occurs. इसका मतलब आज के बाद किसी भी फिशर प्रक्षेपण में 90 डिग्री से समबाहु, 180 से समबाहु किसी एक को फिक्स करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर कॉन्फ़िगरेशन में कभी कोई चेंज नहीं होता है। इसको कहते हैं रिटेंशन। अब बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? सर आ गई। आ गई? यस सर। चलिए सर, तो केस चेंज करो। आ गई। आ गई? यस सर, अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए इसको बहुत आराम से दिमाग बैठाना था। इसीलिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क आप अपने चेक कर लेना। ये लो सर, तो ये आपका होमवर्क है। OH, COOH, H और Cl, ये मैं आपको दे रहा हूं एक कंपाउंड। इस कंपाउंड में 90 डिग्री से चेंज इवन, और आपको उसके 1, 2, 3 स्ट्रक्चर बनाना है, कोई भी 3 आपके बनाना। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना और फिर अपनी मर्जी के कोई भी 90-90 ढूंढ के 3 स्ट्रक्चर बना लेना और चेक करना तीनों का कॉन्फ़िगरेशन यही आना चाहिए, तो आप कंफर्म हो जाएगा, आपको टेक्निक समझ में आ गई। दूसरा, 180 डिग्री से इवन चेंज करने हैं, तो इसका एक स्ट्रक्चर आप यहां बनाओ और इसके बाद फिक्स 1, किसी भी एक को फिक्स करके आपको 4 स्ट्रक्चर बनाने हैं। जैसे चारों एक बार फिक्स हो जाएंगे, एक बार इसको फिक्स कर लेना, एक बार इसको फिक्स कर लेना, एक बार इसको, एक बार इसको, और मर्जी है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चॉइस आपकी है। तो देखना इनका कॉन्फ़िगरेशन भी यही आएगा जो ये है, तो कॉन्फ़िगरेशन सब में एक जैसा आएगा, ये चेक करना आपको आना चाहिए। तो इस होमवर्क को नोट कर लीजिए, दिक्कत आएगी तो भी डिस्कस करेंगे। ओके सर। हाँ जी, अब आ जाइए अगला पॉइंट। अब की बार पॉइंट नंबर बी, वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब की बार वर्ड आ रहा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का मतलब होता है पलटना, जिसको अपन हिंदी में तकनीकी रूप से बोलते हैं प्रतिपल। ये कहलाता है इन्वर्जन, प्रतिपल। इसका मतलब ये होता है कि यदि एग्जामिनर ने आर दिया है तो वो एस हो जाएगा, और यदि एस दिया है तो आर हो जाएगा, यानी इस समय आपका कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा। अभी तक तो एस का एस रहता था, आर का आर, क्योंकि आप करते थे इवन इंटरचेंज, सम संख्या में अंतर परिवर्तन। लेकिन अब आप क्या करने जा रहे हो समझ लो, ये आपके सामने 1, ये आपके सामने 2,
ये आपके सामने 4, ये आपके सामने 3 है। सोच के बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। R कैसे किया आर? देखो आपने देखा 1 2 3 और 4 पोलैरिटी लॉन्गिट्यूडनल, तो आंसर में कोई चेंज नहीं करना। इसका मतलब 1 से चलते हुए 2 से चलते हुए 3 तक आ गए, तो आपका आंसर आ गया आ। अब आप देखो मैं जितने आंसर बनाऊंगा वो सब के सब एस हो जाएंगे, देखो आप। और वही 3 पॉइंट है। अब की बार पहला पॉइंट और इंटरचेंज बाय 90 डिग्री। अब की बार देखो इवन की जगह विषम हो गया, विषम अंतर परिवर्तन। इसी तरह से ऑड इंटरचेंज बाय 180 डिग्री। अगर आप 180 डिग्री से ऑड इंटरचेंज करो, और इसी तरह से यहां पर नॉट फिक्स टू एनी। अब की बार किसी को भी फिक्स मत करो। तो अगर ये 3 केस आप करते हो तो आपका जो आर है ये यहाँ पर एस हो जाएगा, ये यहाँ पर एस हो जाएगा, और ये यहाँ पर एस हो जाएगा। यानी कि पूरा कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा। अब जैसे आप करके देख लीजिए, समझ गए हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर अभी 90 डिग्री से केवल ऑड इंटरचेंज करूं, यानी मींस मैं कोई एक ही इंटरचेंज करूं, बस ये 90 डिग्री को पलट दूं बस। तो देखो 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1, और बाकी को मैं टच नहीं करूं। देखो 2 और 4 को मैंने छेड़ा नहीं है, इसका मतलब मैंने ये ऑड टाइम कॉन्फ़िगरेशन मतलब चेंज किया है। तो आंसर जो भी था वो आंसर ये हो जाएगा एस। आ गया? इसी तरीके से अगर मैं 180 डिग्री 180 डिग्री से ऑड इंटरचेंज कर दूं, कैसे? ये देखिए मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, 4 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, और इन दोनों को टच नहीं किया। ये देखो आप, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर वही का वही देखो एस है। तो आर का एस में कन्वर्जन हो गया। तो धीरे धीरे आपके बात तो दिमाग में बैठी होगी कि हम यदि इवन बार करें तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। और यदि ऑड बार करें तो इनवर्जन हो जाता, यानी बात पलट जाती। अब यहां देखो नॉट फिक्स, तो आप किसी को भी फिक्स मत करो और पूरा पहिया घुमा दो। 1 2 की जगह 2, 4 की जगह 4, 3 की जगह और 3 1 की जगह। तो देखो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 4। आंसर पलट गया। देखो अब आप चेक कर लीजिए क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं। यस सर। अब आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया पूरा। अब हमारे लिए बेस तैयार हो गया। अब हम अपने बेस पे अच्छा चल पाएंगे। तो एक बार सभी बच्चे चेक कर लेना, हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट कर लिया, आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है ये सीख लिया, और आरएस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम कितना इंटरचेंज कर रहे हैं, उससे हम इन्वर्जन कर रहे हैं कि रिटेंशन कर रहे हैं, ये हमें पकड़ में आना शुरू। अब देखो इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल बना देता हूं। पहले इसको स्नैपशॉट कर लिया। यस सर। हाँ ये लीजिए। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आई एफ बी आर सी एल।
ये लो, अब अपनी चॉइस से कोई भी एग्जांपल खुद बना के देख लो। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना और चेक करना जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो इसका अलग हो जाना चाहिए, पलट जाना चाहिए, लेकिन जो लिखा है एरो पर उसके थ्रू। यस, तो होप सो कर लिया होगा आपने कोई ना कोई एग्जांपल। यस, कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो दिया गया पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। उस कॉन्फ़िगरेशन में आई फर्स्ट, बीआर सेकंड, सीएल थर्ड और एफ फोर्थ। चौथी प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, तो जो आएगा वो पलटेगा। तो 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि आर, लेकिन आर का आंसर हो गया एस। अब ये जितने आंसर आप निकालोगे सब आर आने चाहिए, ये सारे आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं 90 और कोई भी दो 90 ले लीजिए। जैसे मैं इस बार बीआर सीएल ले लेता हूं, ये बीआर यहां पर और ये सीएल यहां पर, और बाकी कंडीशन अपनी जगह पर फिक्स है, आई अपनी जगह पर, एफ अपनी जगह। देखो आंसर आपका हो गया, देखो यहां पर आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, टाइम वेस्ट होने से बच गया। आपने केवल एक कंपैरिजन कर लिया। आपने क्या कंपैरिजन किया कि सर ये दो तो अपनी जगह फिक्स बैठे हैं, और आपने देखा सिर्फ ये दोनों पलटे हैं, तो कितने से पलटे? 90 से। और एक ही बार पलटे तो आंसर में एस की जगह आर हो गया। अब देखो आपका आर दिखाई दे रहा है, देखो। अब यही चीज यहां पर आ जाओ, इस वाले को लेते हैं। अब की बार सपोज करो मैंने यूं इंटरचेंज कर दिया, तो यहां पर आ गया आपका बी आर, यहां पर आ गया आपका आई, और हमने इसको टच नहीं किया, तो देखो आंसर आपका फिर आर हो गया। देखो तो आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन करने पे हमारे कुछ सेकंड लगते थे, वो कैलकुलेशन यहाँ बच गई हमारी। केवल एक तुलना करने से हमारा आंसर फास्ट हो गया। और अब की बार हमने यहाँ पर गाड़ी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। एफ आई की जगह आई, सीएल की जगह सीएल, बीआर की जगह बीआर, एफ की जगह तो ये रहा बीआर, ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका आई, और ये रहा आपका सीएल। तो देखो आंसर आ गया। तो अब मैं होप करता हूं आपको मेरा आंसर समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपना अगला पॉइंट। अब मैं अगला आपको जो कराने जा रहा हूं, अब जब ये बेस हमारा तैयार हो गया, तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टर्म्स एंड डेफिनेशंस। हमारे ऑप्टिकल का इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है बेटा, जिसके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, और वो सब इससे निकलेंगे जो अपन ने पढ़ा है। तो आज मैं लेने जा रहा हूं टर्म्स एंड डेफिनेशंस, यानी कि पद एवं परिभाषाएं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ पद आएंगे जिनकी नॉलेज हमको होनी चाहिए। अब जैसे कैसे पद आएंगे, तो इसमें सबसे पहला पद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पद का नाम है एनेंशियोमर्स, या जिनको नाम देते हैं एनेंशियो आइसोमर्स, या जिनको नाम देते हैं एंटीपोड्स,
या जिनको नाम देते हैं एनेंशियोमॉर्फ्स। ये जितने नाम मैंने लिखे ये इंग्लिश के हैं सिनोनिम्स, एक ही मतलब है इन सबका, और हिंदी में इसका मतलब होता है प्रतिबिंब रूप, क्योंकि एनन का मतलब होता है मिरर। ये जो वर्ड आ रहा है एनन, एनन का मतलब होता है दर्पण। इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब रूप जो बनेंगे उनको नाम दिया जाता है एनेंशियोमर्स। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कैसे जुड़ेगा, तो मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। ये है वर्ड मीनिंग एनन। एनन का मतलब होता है मिरर, यानी कि दर्पण। ये देखो, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं। टू ऑप्टिकल एक्टिव isomers which are mirror images to each other and non-superimposable are known as enantiomers। तो आपकी सिंपल सी परिभाषा क्या बनी? दो प्रकाशित सक्रिय समावयवी रूप जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित न हो। अब देखो इसका मतलब, आपको जो मैंने लैंग्वेज लिखी है ना, इसका मतलब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा, मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि इसका टेक्निकल मतलब आप निकालोगे। पहले इस लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ लो। तो आज के बाद एनेंशियोमर्स कौन हो गए? टू स्टीरियो या टू ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स या आइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। इसका मतलब जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते, सुपर इम्पोजेबल है। जैसे कैसे? देखो, जैसे ये पाम, मान लो ये कायरल कंपाउंड है, ये पीपीएल को दायां घुमाता है, 36 डिग्री से दायां घुमाता है। अब इसकी मिरर इमेज ये रही। अब देखो, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, तो ये पीपीएल को राइट हैंड साइड 36 डिग्री से घुमाता है, ये पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड 36 डिग्री से घुमाता है। लेकिन दोनों का देखो ड्यू सेम है, दोनों का एमएफ सेम है, दोनों का आईयूपीसी सेम है, लेकिन अंतरिक्ष में विन्यास अलग है। देखो, ये अंगूठा यहाँ आ रहा है, ये अंगूठा यहाँ आ रहा है, तो दोनों का स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। देखो देखो, ये मिरर इमेज है, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, एक दूसरे को ढक नहीं सकते। ऐसे फॉर्म को हम नाम देते हैं एनेंशियोमर्स। ये वही कायरल कंपाउंड है जिन पे अपन अभी काम करके आ रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल से इसको बताता हूं कैसे। तो पहले आपने परिभाषा या डेफिनेशन नोट कर ली होगी, तो मैं शुरू करता हूं इसका एग्जांपल। सर साइड पे से स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, लो। हो गया? यस सर। हाँ, अब देखो बताता हूं इसके अंदर कैसे एग्जांपल।
अब देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए अब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल बनाया, अब मैंने इसके सामने एक मिरर दिया, देखिए ये मिरर है। अब मिरर के सामने रख के आपको ध्यान है फिजिक्स का रूल आप जानते हो, बिल्कुल मिरर की इमेज बनेगी जो उतने डिस्टेंस से बनती है और सेम बनती है लेकिन ऑपोजिट। तो अब की बार इसका मिरर फॉर्म ये बनेगा, देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ आएगा, ये OH यहाँ पर आएगा, ये वाला H यहाँ चला जाएगा और ये CH3 यहाँ। अब देखो ये दोनों के दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो एक जो नॉर्मल बच्चा जो केवल रखता है, पहले मैं उसके हिसाब समझा रहा हूं। मेरी डेफिनेशन है कि ऐसे दो कंपाउंड जिनका देखो DU सेम है, जिनका देखो MF सेम है और देखो दोनों का नाम भी सेम है, इसका नाम भी है लैक्टिक एसिड और इसका नाम भी है लैक्टिक एसिड, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसलिए दोनों को नाम दिया जाएगा एनेंशियोमर। ये कहलाते हैं एक दूसरे के एनेंशियोमर। So compounds which are optically active but they are mirror images to each other but non-superimposable, they are enantiomer। ये उन बच्चों के लिए जो केवल रखते हैं। अब जो बच्चे टेक्निकली जानते हैं, अब उसका मतलब बताता हूं मिरर का मतलब क्या है। मिरर का मतलब ये है कि अगर आप इस कंपाउंड का रोटेशन निकालें तो आप चेक करके देखो लैक्टिक एसिड का रोटेशन निकालो, तो देखो ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3, तो 1 से 2 से 3 आपका रोटेशन आ रहा है आ। तो चेक करके देखो इसका रोटेशन S आ रहा है, देखो चेक करके देखो 1 2 3। तो आपको अच्छी तरह पता है मिरर में क्या होता है, कोई भी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट खड़ा करते हो तो वो उतनी ही दूरी पे लेकिन विपरीत बनता है, यानी यूं करके न्यू बनता है, देखो अपोजिट। इसीलिए वर्ड यूज किया मिरर इमेज। तो आज के बाद एनेंशियोमर्स कौन हुए, वो दो फॉर्म्स, वो दो स्टीरियोइसोमर्स जो ऑप्टिकली एक्टिव है और जिनमें जो एंगल ऑफ रोटेशन है थीटा डिग्री, वो इसका अगर प्लस 36 डिग्री है तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि घूर्णन कोण ये निकलेगा माइनस 36 डिग्री, इसलिए इनको नाम दिया जाता है एनेंशियोमर्स। अब आप सोचो यही एग्जांपल में ऐसे ना देके ऐसे दे दे, ये देखो यहां मैंने लिख लिया COOH, यहां मैं लिख दिया OH, यहां मैं लिख दिया H, यहां लिख दिया CH3। अब आप सोचो मैंने इसके सामने ये मिरर इमेज बनाया, तो पहले उन बच्चों के लिए बना रहा हूं स्ट्रक्चर जो रखते हैं, फिर वो बच्चों के लिए जो समझते हैं। तो पहले देखो इसको देखो आप, अब अगर आप गौर से देखोगे तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लगेगी। तो कोई भी बच्चा जो साइंस का नहीं है वो भी ये कह सकता है सब इसकी है मिरर इमेज, तो वो बिना सोचे समझे बच्चा बोल सकता है दोनों एनेंशियोमर। अब आपकी बारी है, अब आप ऐसे नहीं बोलोगे एनेंशियोमर, आप पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, यदि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है तो अपन कहेंगे एनेंशियोमर। तो चेक करके देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकला, 1 2 3, देखो ये निकला एंटी क्लॉकवाइज तो S, और देखो इसका निकला R, तो हम कहेंगे ये एनेंशियोमर। पहली बार समझ में आ गई। लेकिन सोच के देखो उस बच्चे के साथ क्या चोट होगी कि जब किसी एग्जामिनर ने इसको बना दिया। आप नोट करना, पहले आप इसको स्नैपशॉट कर लो, फिर मैं कुछ चेंज करूंगा कुछ, पहले स्नैपशॉट कर लो। डन सर। अब आपको बताता हूं नीट में या जेई वगैरह में क्वेश्चन में क्या चेंज आता है। एग्जामिनर ने एक स्ट्रक्चर ये दे दिया, लेकिन अब की बार एग्जामिनर ने एक स्ट्रक्चर ये दे दिया।
और देखो वो फंस गया। लेकिन जो बच्चा जानता है वो कहता है शक्ल से मिरर इमेज चेक नहीं करनी, कॉन्फ़िगरेशन से चेक करनी है। तो गौर से देखो, अभी जो ट्रिक सीख कर आए हो उस ट्रिक से चेक करके देखो, इन दोनों में मैंने चेंज नहीं किया, मैंने केवल 90 डिग्री से इनको चेंज किया है। तो आपको ध्यान है, अगर मैं ऑड बार करता हूं तो रिटेंशन होता है कि इन्वर्जन होता है? इन्वर्जन। Inversion. इसका कौन बन गया ये? हाँ, इसका मतलब ये दोनों मिरर इमेज कहलाएंगे। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि एनेंशियोमर का मतलब मेरे को पेपर में एग्जामिनर ऐसी मिरर इमेज बना के देगा कि मैं देख के पता लगा लूं, तो नहीं। आप देखकर पता कब लगाओगे? जब एस का आर निकले या आर का एस निकले। अब कल को मान लो अगर मैं इसके सामने ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता हूं, तो आप चेक करके देखो, अगर मैं पूछता ये दोनों क्या हैं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं क्या? यस सर। गलती कर गए। नो सर। नो सर। No, sir. दोनों 80 से आप चेंज कर Configuration दिए same हो 2 है। बार. Listen to me, इसको देखने सर, का 90 तरीका था कि इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है, अगर इसका आर आता तो कहते हैं इश्यूमर है, नहीं आता तो अपन कहते नहीं है। तो आप चेक करते हैं। इसको चेक करने के दो तरीके हैं, या तो पुराना तरीका कि कोई बच्चा कहता है मैं तो रोटेशन घुमाऊंगा सब, तो 1 2 3, ये देखो ये कैसा आ गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या हुआ? एस। तो एस एस का क्या इनिशियल होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं होता। इसको कहते हैं आइडेंटिकल। ये तो समान हो गया। और इनिशियल तो वो होते हैं जो आर का एस होता है। तो सोचिए, या तो बच्चा ऐसे आंसर निकाल ले या इससे कंपेयर करे। तो कंपेयर करेगा तो गौर से देखो, मैंने एच को इससे 180 डिग्री से चेंज कर दिया एक बार, और मैंने इन दोनों को भी 180 से चेंज कर दिया। तो मैंने कितनी बार चेंज किया? इवन बार के ऑड बार? Even बार. इवन। कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं। तो आज के बाद पेपर में जब एग्जामिनर एनिशियोमर बोले तो दिमाग लगाना, ऐसा कंपाउंड पकड़ना जिसका डीयू सेम हो, जिसका एनएफ सेम हो, जिसका आईयूपीसी सेम हो, लेकिन अगर एक आर है तो एक एस है, या एक डी है तो एक एल है। तो चेक करो, जैसे ये दोनों इस समय मिरर इमेजेस हैं तो एनेंशियोमर, और जो मिरर इमेजेस नहीं है वो आईडी। अब बोलिए, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? Yes. sir. ये तो आज के बाद ध्यान रखना, एनेंशियोमर्स कौन होंगे? एनेंशियोमर्स होंगे आज के बाद, अगर एक डी है तो एक एल, या एक प्लस है तो एक माइनस, या फिर अगर एक आर है तो एक एस, या फिर अगर एक 2r3r है तो दूसरा 2s3s, यानी कि दोनों ऑपोजिट हो जाए तो कहेंगे एनेंशियोमर। तो आज के बाद इतने होते हैं एनेंशियोमर। ये अब आप चेक कर लो, क्या आपकी डेफिनेशन पक्की हो गई क्या? Yes, sir. हाँ, अब आप कह सकते हो बेटा कि टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स या टू स्टीरियो कंपाउंड्स which are similar in DU, similar in ML, similar in IUPAC name, but differ in orientation, and they are mirror images to each other, then we can say they are enantiomers. तो वो enantiomers ये होंगे। अब देखो, एक एग्जांपल मैं लेता हूं 2 किरेल कार्बन का, तो इसको नोट कर लीजिए, पहले स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। डन सर। हाँ जी। अब देखो, 2 किरेल कार्बन का एक एग्जांपल लेता हूं, सेम एग्जांपल ऐसे ही।
अब देखो मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बनाया, कोई नॉर्मल बच्चा भी इसको देख के साफ बता सकता है कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस दिख रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ देखने से आंसर मत निकालो, आपका तरीका होगा कि आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन निकाल के अपने आंसर को पक्का करो, ऑथेंटिक करो। अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन दिखाए तब बोलना ये एनेशियम है। तो आप इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन निकालो, देखो चेक करके देखो कैसे निकालोगे। तो जो बच्चे थोड़ा सा स्लो लर्नर है, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत आराम से काम करना। सबसे पहले जब भी किरैल केंद्र 2 आ जाए तो आप पहले इसमें नंबरिंग सीख लो। नंबरिंग कैसे होती है बेटा, यहां से लो ये लंबी चेन, देखो ये इधर से नंबर दोगे तो इसको दूसरा, इसको तीसरा, इधर से नंबर दोगे तो इसको दूसरा, इसको तीसरा। इसका मतलब कोई भी एक किरैल 2 है तो कोई भी एक किरैल 3 है, ऐसे इसके अंदर कोई भी एक किरैल 2 है, कोई भी एक किरैल 3 है। अब शुरू करते हैं अपना आंसर निकालना। कैसे, यहां खड़े हो जाओ। अब यहां खड़े हो तो इसके 4 ब्रांचेस, Cl की ब्रांच, C की ब्रांच, H की ब्रांच और C की ब्रांच। चलिए कंपेयर करते हैं Cl, C, H एंड ये C, चारों को देखो। टॉप प्रायोरिटी पे कौन आएगा, Cl1। दोनों कार्बन को कंपेयर करो, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम। इसका अगला H तो इसका अगला C, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब देखो इसके ऊपर भी गाड़ी घुमा दो, 1 से 2 से 3, तो आपने 1 ये रहा, 2 ये रहा और 3 ये रहा। चौथे को भूल जाओ तो 1 से 2 से 3 क्यों भागो। तो चेक करो, आपने घूमे क्लॉकवाइज यानी R, लेकिन H साथ कहां बैठेंगे, हॉरिजॉन्टल, तो आंसर हो जाएगा S। क्लियर। अब आ जाइए नंबर दूसरे कार्बन पे खड़े हो जाओ। अब यहां खड़े हो जाओ, अब यहां खड़े हो गए। अब यहां खड़े होते हो तो इससे जुड़ा हुआ है ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 और ये ब्रांच 4। ये पिंक कलर देखो। अब पिंक को चेक करो, तो पिंक को चेक करते हैं तो Cl का नंबर पहला, दोनों कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम। इसके बाद H है तो देखो इसके बाद Cl, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो 1 से 2 से 3, तो 1 से 2 से 3 देखो ये गए। तो आपने घुमाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन चौथी प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल, तो कट के हो जाएगा S। इसका मतलब दोनों आंसर S हो गए, ये भी S और ये भी S। तो इसका आंसर हो गया 2S 3S। देखो ये, अब बिना सोचे समझे आप लिख भी सकते हो कि ये दोनों ही R होंगे। तो आप देखो, आपने पलटा भी उसी तरीके से, गौर से देखो कैसे। अगर आप समझ पा रहे हो तो देखो मैंने 180 डिग्री से पलट दिया। आप देखो चेक करके देखो, ट्रिक देखो, जो ट्रिक बता था ये देखो 180 से उधर गया देखिए। और कोई बच्चा कहता है मेरे को ट्रिक ट्रुक नहीं आती, तो फिर वो कैलकुलेशन करे। कैलकुलेशन कैसे, यहाँ खड़ा हो जाए। अब यहाँ खड़ा होता है देखो ये ब्लू कलर, तो एक इन दोनों में ये 2, ये 3 और ये 4। तो चेक करके देखो 1 से 2 से 3 ये गया S, तो S का अपोजिट कर दोगे तो R। ऐसे पिंक कलर से यहाँ खड़े हो जाओ, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 1 से 2 से 3, तो ये गया S, लेकिन S को काटोगे R। तो चेक करो 2 पे भी R और 3 पे भी R। अब आप चेक करके देखो 2 पे S तो 2 पे R, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, और 3 पे S तो 3 पे R, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, इसलिए इनको कहेंगे दोनों एनेंशियोमर्स हो गए, दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप। यहां हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि एनेंशियोमर्स क्या है। वो प्रकाशिक सक्रिय 2 समावयवी रूप जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, अर्थात उनमें से एक पीपीएल को दायां घुमाता हो जितने डिग्री कोण से, दूसरा वाला उतने ही डिग्री कोण से विपरीत घुमाता हो।
तो हम उसको नाम देते हैं एनेंशियोमर। इसका मतलब दोनों पीपीएल को घुमाएंगे, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो तो दोनों का कॉमन रहेगा, सेम 36 डिग्री 36 डिग्री यूं मान लेते हैं हम, लेकिन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको कहते हैं मिरर इमेजेस, एनेंशियोमर्स। आ गया। और अब इसका एक फाइनल पॉइंट, अब ये पॉइंट नोट कर लें। पॉइंट आ रहा है, मत चालू कर। अब इस एनेंशियोमर का पॉइंट नोट कर ले बेटा। एनेंशियोमर्स का पॉइंट नंबर 1, एनेंशियोमर्स same in chemical and physical properties। यानी आज के बाद चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे डेंसिटी हो, हर चीज में एक दूसरे जैसे ही हैं। इसका मतलब इनमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं होगी। इसका मतलब एनेंशियोमर सेम इन, सबसे इंपॉर्टेंट है सेम इन केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक और भौतिक गुणों में कोई अंतर नहीं होगा, सबके एक ही होंगे। अब आप सोच के देखो, अगर भौतिक गुण सेम है, अब मान के चलो जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मान लो इसका 20 डिग्री है तो इसका भी 20 डिग्री है, तो सोचिए दोनों को सेपरेट ही नहीं कर सकते। इसलिए अगला पॉइंट जो जोड़ रहा है इसके अंदर, सो नो सेपरेशन। सर दिख नहीं पाए, ये एमपी के बाद क्या लिखे हैं? बीपी एमपी के बाद एमपी बीपी के बाद डेंसिटी। अब ये दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा दिखाई दे रहा, तो मैं बोल देता हूँ, लिख लो। तो सो नो सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नो सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अर्थात प्रभाजी आसवन से आप इन्हें अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको अलग करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 10 डिग्री का अंतर हो, लेकिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है। इसलिए आज के बाद ध्यान रखना, एनेंशियोमर्स को हम बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेट नहीं कर पाए। बेटा आप कैमरे में दिक्कत आ रही है? आपको दिक्कत आ रही है? स्क्रीन से बाहर है सर। क्लियर है? सर बाहर हो गए थोड़ा सा स्क्रीन। सर नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? देखो सर और इधर कर सर हल्का सा और थोड़ा सा। अब नो सर। हाँ ठीक है। सर सेपरेशन की बात क्या है? सर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन दिख रही है। सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट x डिग्री है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी x डिग्री है, क्योंकि दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी। तो एनेंशियोमर्स जो होते हैं वो सिर्फ पीपीएल के रोटेशन में अलग हैं, बाकी दोनों कंपाउंड एक जैसे ही हैं। तो क्या मैं होप करूं कि आज हमें एनेंशियोमर का मतलब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हाँ, फ्रैक्शन के बाद है बेटा डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। कर पाएंगे अपन? तो चलिए आज के लिए गुड नाइट कर दूं। बोलिए कर पाएंगे अपन कि नहीं? गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। आज हमारी एक टर्म कंप्लीट हो गई है। अब कल आप अच्छी तरह से इसको भी पढ़कर आएंगे, जो पीछे मैंने कराया वो भी पढ़कर आएंगे बेटा, ताकि मैं इसको कनेक्ट कर सकूं अगले पॉइंट से। तो ये मेहनत आपको करनी है लगातार। क्लियर है? चलिए ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट डियर्स। गुड नाइट। ओके डियर्स। थैंक यू सर। थैंक यू डियर्स। ओके गुड नाइट। हाँ सर। अरे बाप रे, कौन बोल रहा है बाप रे?
क्या हो गया? चलो बाय यार। बाय टिल्लू। बाय खुल्लू।